हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है। देखिएगा, पद्मश्री पुरस्कार जो है इससे सम्मानित होने वाली भारत की जो पहली महिला फुटबॉलर है उनके बारे में बात हो रही है। तो पहली महिला जो फुटबॉलर बनी है वो बनी है अब ओनम बेमबेम देवी। ओनम बेमबेम देवी जो है वो पहली महिला फुटबॉलर खिलाड़ी बनी है जिसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। जैसे कि जो ओनम बेमबेम देवी है वे दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी कि उनका शॉर्ट नेम या उनका जो दूसरा नाम होता है वे किस नाम से प्रसिद्ध है इस बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए कि वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। और एक बात और देखिएगा कि उन्होंने अपना पहला मैच जो था वो एशियन महिला चैंपियनशिप में खेला था। किसके खिलाफ खेला था? तो गुआम के खिलाफ खेला था। तो यानी कि ओनम बेमबेम देवी जो कि इस पुरस्कार से सम्मानित हुई है दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। गुआम के खिलाफ उन्होंने अपना पहला मैच खेला था, लेकिन वो पहली महिला फुटबॉलर है। लेकिन फुटबॉलर्स इससे पहले 6 फुटबॉलर्स को और भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन पहली महिला बनी है ओनम बेमबेम देवी। तो ये जानकारियां थी यहां से। अब बात करते हैं कि इस पुरस्कार के बारे में। ये पुरस्कार जो है इसका नाम है पद्मश्री पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और पहला पुरस्कार जो था यानी कि 1954 में जो पुरस्कार था ये किसे दिया गया था? तो ये आशुतोष पांडे को यह पुरस्कार पहला दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो आशुतोष पांडे को यह पुरस्कार जो है ये औषधि के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न से जितनी भी जानकारियां हो सकती थी वो सारी की सारी मैं आप सभी के सामने ले आया हूं। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ने से पहले अब हमने ज्ञानकोश ऐप आप सभी के लिए बनवा दी है। आप लोग ज्ञानकोश ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहां भी आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात अगला प्रश्न कि मिसेज गैलेक्सी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? कौन ऐसी फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं जो कि मिसेज गैलेक्सी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो देखिएगा यहां से ये प्रश्न होगा ऑप्शन ए सही, यानी कि श्रुति चौहान। श्रुति चौहान जो है वे विंग कमांडर है। विंग कमांडर श्रुति चौहान जो है वे मिसेज गैलेक्सी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा। बात करते हैं इसके बारे में कि मिसेज गैलेक्सी का आयोजन कब होगा? तो इसका आयोजन इस वर्ष के बीच मध्य में यानी कि अगस्त 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन कहां पर होगा तो इसका आयोजन जो है अगस्त 2021 में शिकागो में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले यहां देखिएगा श्रुति चौहान से संबंधित एक और भी जानकारी है कि वे मिसेज इंडिया इंक वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 में दूसरी रनर अप रही थी, यानी कि वो तीसरे स्थान पर पहुंची थी। दूसरे रनर अप का मतलब होता है तीसरा स्थान। ठीक है, और अगर हम बात करें मिसेज इंडिया इंक वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन जनवरी 2021 में किया गया था। तो ये जानकारी मैं आप सभी के लिए यहां से ले आया हूं। उसके बाद देखिएगा कि उन्हें महाराष्ट्र महिला अचीवर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो एक और नई जानकारी उनके बारे में कि उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो विंग कमांडर श्रुति चौहान को महाराष्ट्र महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 कि L&T यानी कि लार्सन एंड ट्रबो टेक सर्विसेज के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? तो अब इसके जो MD और CEO बने हैं वो कौन है? वे बने हैं अब अमित चड्ढा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका यहां से बिल्कुल सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा अमित चड्ढा को अब लार्सन एंड ट्रबो टेक सर्विसेज का MD और CEO बना दिया गया है। तो ये बात यहां से मिली हमें। उसके बाद कि इससे पहले वे किस पद पर थे? तो इससे पहले अमित चड्ढा जो थे वे डिप्टी CEO यानी कि डिप्टी CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य के रूप में कार्यरत थे।
अब वो L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो के बने हैं। तो इसके बारे में एक जानकारी ये है कि इसकी स्थापना कब करी गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो 14 जून 2012 में करी गई थी। तो ये जानकारी इसके बारे में पढ़ी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सारी जानकारियां मैं आप सभी के लिए यहां से इकट्ठी करके लेके आता हूं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। दुर्लभ बीमारियों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई है अभी 2021 की, उसके लिए किसके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। तो ये किसके द्वारा, यहीं से आप लोग समझिएगा कि दुर्लभ बीमारियों के लिए है तो ये केवल और केवल स्वास्थ्य मंत्री दे सकता है, संभावनाएं स्वास्थ्य मंत्री की रहेगी। तो यहां से भी वही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इसके द्वारा ही राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दी गई है। तो ये जानकारियां यहां से हमने इसके बारे में पढ़ी है। उसके बारे में और जानकारियां इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, अब दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 2021 है, इसको मंजूरी देने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि जो स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ में जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं उनके इलाज की उच्च लागत को कम करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों का इलाज करवाने के लिए मोटी मोटी रकम लेते हैं डॉक्टर्स, और उस उच्च लागत को कम करना ही इस राष्ट्रीय नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य भी है कि गरीब व्यक्ति जो है वो भी अपना पूर्णतः इलाज करवा सके। क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो निरोगी काया ही सबसे बड़ा धन होता है व्यक्ति के पास, ठीक है। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। जिसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न नंबर 5 कि किस राज्य ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोरोना वायरस टीकाकरण लगवाने की घोषणा करी है। कोरोना वायरस का टीका लगवाने की घोषणा सभी पत्रकारों के लिए किस राज्य ने करी है घोषणा। तो ये जो राज्य ने करी है वो उसका नाम है उत्तराखंड, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो रहेगा वो एकदम सटीक रहेगा, ठीक है। तो इस टीकाकरण की घोषणा उत्तराखंड राज्य के द्वारा करी गई कि राज्य में जितने भी पत्रकार हैं सभी को ये टीका लगवाया जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो उत्तराखंड सरकार ने इसने ये भी घोषणा करी है कि जो फ्रंटलाइनर है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये सारे हमारे फ्रंटलाइनर्स हैं, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, इनके साथ साथ में उत्तराखंड सरकार ने जो पत्रकार है, पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वर्कर्स घोषित कर रखा है। ये एक बात और भी जानकारी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए मैंने रखी है कि फ्रंट लाइनर में आपके सफाई कर्मचारी आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ में उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन घोषित कर रखा है। अब ये उत्तराखंड ने घोषणा करी है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी बातें अगर हम पढ़ना चाहें तो राजधानी कहां है, देहरादून में है। जिले कितने हैं, 13 हैं। राजभाषा कौन सी है, हिंदी और संस्कृत। गठन कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था इसका गठन। इसके बाद में बात करते हैं कि राज्यपाल कौन है, बेबी रानी मौर्य। विधानसभा की सीटें कितनी है, 71। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3। लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरी जानकारियां उत्तराखंड के बारे में पढ़ ली है। उसके बाद 5 प्रश्नों के बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न से पहले बताऊं मैं आपको कि अब हमारी ईयर बुक जो है वार्षिक वॉल्यूम 2 2021 की ये आ गई है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप लोग इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, कमेंट करिएगा। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर ये उपलब्ध मिलेगी। उसके बाद देखिएगा आज का प्रश्न है कि बॉम्बे डाइंग के प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दिया है, किन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम आपने बताना है। 4 ऑप्शन है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और उसके बाद हम कल के प्रश्न की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इस आदिल जैनवल भाई जो है वे बने हैं अब क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है, यहां से इंपॉर्टेंट जानकारियां थी, उसके बारे में आप सभी का जो जवाब आया वो भी सटीक आया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव शुरू करने किसके द्वारा की गई, ये किसके द्वारा ड्राइव शुरू करने की घोषणा करी गई है, तो ये ट्राइफेड के द्वारा, TRIFED ट्राइफेड के द्वारा ये ड्राइव शुरू करने की घोषणा करी गई है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न से पहले जानकारी है कि पहले तो हम ट्राइफेड की फुल फॉर्म पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी ये फुल फॉर्म हुई। और उसके बाद में देखिएगा कि ये घोषणा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत करी गई है और ये 100 दिवसीय ड्राइव है जो कब से शुरू करी गई,
ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू करी गई है आगामी 100 दिनों के लिए, और इसमें 150 विजिटिंग टीम है, जो कि प्रत्येक टीम 10 गांवों का दौरा करेगी, यानी कि लगभग 1500 गांवों का दौरा इसके तहत किया जाएगा। और अगर 1500 गांवों में इसका आयोजन किया जाएगा, इसका दौरा किया जाएगा, तो इस योजना या इस ड्राइव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस ड्राइव का जो उद्देश्य है वह है कि गांव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना, गांव में जाकर के वन धन विकास केंद्र जो है उनको सक्रिय करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद प्रश्न अगला 7वां प्रश्न, जम्मू कश्मीर में 17 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य में 17 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर से इन 4 नाम में से 2 ही नाम संबंधित है। तो वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा के द्वारा ही अब जम्मू कश्मीर में 17 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है। लेकिन देखिएगा प्रश्न नंबर ए पे जो लिखा है ऑप्शन गिरीश चंद्र मुर्मू, अब गिरीश चंद्र मुर्मू की अगर हम बात करें तो वो भी तो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते हैं। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं आपको कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वे जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे, लेकिन वो बाद में कैग के रूप में नियुक्त कर दिए गए, जिसके पश्चात गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान मनोज सिन्हा ने ले लिया था। ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। थोड़ी जानकारी और भी पढ़ेंगे कि कहां से की गई ये घोषणा। तो ये उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के डेलिना से इसकी उद्घाटन किया गया है। अब ये ई उद्घाटन किया गया है, यानी कि इसको वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन किया गया। अब इसकी लागत जो है वो 118.87 करोड़ है, यानी कि लगभग 119 करोड़ इसकी लागत कुल आएगी। ठीक है, अब देखिएगा जम्मू कश्मीर में घोषणा करी गई, तो जम्मू कश्मीर के बारे में 1-2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले जम्मू कश्मीर देश का राज्य हुआ करता था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर 2019 को यह घोषणा करी है, कानून पारित किया गया उस दौरान कि अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। और इसकी राजधानियां 2 है, मई से अक्टूबर तक की राजधानी जो है वो है श्रीनगर, और जम्मू जो राजधानी है वो इसकी नवंबर से अप्रैल तक की है। जिले कितने हैं? तो 20। बात कर लेते हैं कि इसमें राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 4, और लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार से जानकारियां मैं आपके सामने यहां से ले आया हूं। उसके पश्चात बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है कि किस प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए RT-PCR परीक्षण, जो कि कोरोना वायरस के लिए जो परीक्षण किया जाता है, ये परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, लेकिन अब राजस्थान राज्य ऐसा है जिसने कि RT-PCR परीक्षण जो है ये अब राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, उसके पश्चात अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न की जानकारी है कि लिखिए, देखिए राजस्थान में तो घोषणा अब करी गई है, लेकिन इससे पहले गुजरात में घोषणा की जा चुकी है, उत्तराखंड में की जा चुकी है। तो ये दोनों जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। सबसे पहले गुजरात में करी गई थी। गुजरात ने ये कहा था कि हम महाराष्ट्र से जितने भी लोग आने वाले थे केवल उनका करा रहे थे, लेकिन बाद में गुजरात राज्य ने पूरे हिंदुस्तान में के लोगों के लिए लागू कर दी थी। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में घोषणा कर दी गई, और अब राजस्थान राज्य ने भी घोषणा कर दी है कि जो भी व्यक्ति राजस्थान के बाहर से राजस्थान में प्रवेश करेगा उनके लिए RT-PCR जो है टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। अब ये राजस्थान में करी गई ये घोषणा, तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। राजस्थान में राजभाषा कौन सी है? हिंदी और ब्रज भाषा। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री जो हैं वे कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत है। विधानसभा की 200 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, और राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो इसका जोधपुर में स्थित है। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि राजस्थान से संबंधित रखती है, वो मैंने आपके सामने रखी है। यहां से देखिएगा मियामी ओपन खिताब 2000, मियामी ओपन खिताब की विजेता कौन बनी है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, और 4 ऑप्शन में जो मियामी ओपन टेनिस खिताब की विजेता बनी है वो बनी है एशले बार्टी, यानी कि इसका ऑप्शन डी आपका सटीक रहेगा। उसके बाद इस प्रश्न से थोड़ी जानकारी और भी है जो कि इंपॉर्टेंट है कि उनका ये दूसरा मियामी ओपन खिताब है, टेनिस उनका दूसरा टेनिस मियामी ओपन खिताब है। पहला खिताब उन्होंने 2019 में जीता था, और 2020 में ये टूर्नामेंट कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया था, यानी कि 2019 के बाद 20 में नहीं हुआ था, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये खिताब जो था ये रद्द कर दिया, टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था। और सितंबर 2019 में
जो एशले बार्टी है, सितंबर 2019 के बाद से वे विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के पद पर भी आसीन है। और उन्होंने हराया किसको है, क्योंकि वो जीती है तो उन्होंने हराया किसको है, तो उन्होंने बियांका एंड्रीस्कू को फाइनल मुकाबले में हराया है। तो ये पूरी जानकारियां हैं मैं आपके लिए यहां से लेके आया हूं। अगला और अंतिम प्रश्न है कि 6E बैगपोर्ट बैगेज ट्रांसफर सेवा किसके द्वारा शुरू करी गई है। अब ये एक बैगेज ट्रांसफर सेवा है कि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपका बैगेज जो है वो आपके घर तक अपने आप पहुंच जाएगा, ताकि कम से कम कोरोना वायरस का खतरा रहे, आप किसी के संपर्क में ना आए। आपके घर पहुंचने के साथ साथ ही आपका बैग भी घर पहुंच जाएगा। तो ये सेवा किसके द्वारा शुरू करी गई है, तो ये सेवा शुरू करी गई है इंडिगो के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या है इसके बारे में जानकारियां कि ये केवल दिल्ली और दूसरा हैदराबाद, दो राज्य, दो जगह पर इसे डोर टू डोर बैलेंस ट्रांसफर सिस्टम जो है ये सेवा शुरू करी गई है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसके तहत ग्राहक के सामान को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना, तो पूरी जानकारियां हैं जो आप सभी को मिलती है। उसके बाद में थोड़ी सी जानकारी और भी देख लीजिएगा इंडिगो के बारे में, कि इंडिगो के बारे में अगर हम पढ़े कि इसकी स्थापना कब हुई थी 2005 में, लेकिन 4 अगस्त 2006 से इसने अपना कार्य शुरू किया था। इसका मुख्यालय कहां पे है, गुरुग्राम हरियाणा में। इसके संस्थापक कौन कौन है, तो राकेश गंगवाल और राहुल भाटिया दोनों इसके संस्थापक हैं। इसके बाद चेयरमैन कौन है, तो मिस्टर दामोदरन जो है वो इसके चेयरमैन है, और रोनो दत्ता जो है वे इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी आप सभी के सामने मिलती है। उसके बाद उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आ रही होगी। इसका पीडीएफ आप ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है, तीनों के साथ में ज्ञानकोश ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।